कहानी शुरू होती है जेम्स नाम के एक 17 साल के लड़के से। उसे लगता है कि वो एक साइकोपैथ है क्योंकि उसे कुछ भी फील नहीं होता। वो कहता है कि उसने कभी हंसी मजाक का मजा नहीं लिया, बचपन में भी नहीं। उसके पापा फिल जब डैड जोक सुनाते थे तो वो बहुत चिढ़ जाता था और मन में सोचता था कि अपने डैड के मुंह पर मुक्का मार दे। जब जेम्स 9 साल का था तो उसने जानबूझकर अपना हाथ डीप फ्राई में डाल दिया, बस इसीलिए कि उसे कुछ नया महसूस हो। फिर 15 की उम्र में उसने अपने पड़ोसी की बिल्ली को जंगल में ले जाकर मार दिया। उसके बाद वो और भी जानवरों को मारने लगा, लेकिन फिर भी उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। अब वो सोचता है कि जानवरों से आगे बढ़ने का टाइम आ गया, अब किसी इंसान को मारना चाहिए, शायद तब उसे कुछ महसूस हो। फिर उसकी मुलाकात स्कूल में एलिसा से हुई। वो भी थोड़ी अजीब सी थी। एलिसा खुद आकर उससे बात करने लगी। वो बताती है कि उसे हमेशा से कहीं दुनिया से दूर जाना है। उसके घर का माहौल भी अच्छा नहीं है। उसकी माँ ने दोबारा शादी की थी और उसका स्टेप फादर उसे बहुत अनकंफर्टेबल फील कराता है। ऊपर से उसे 2 छोटे भाई बहनों की देखभाल भी करनी पड़ती है। उसने अपने असली डैड लेज़ली को 8 साल की उम्र के बाद नहीं देखा, लेकिन जब भी एलिसा का बर्थडे आता है उसके पापा उसे कार्ड भेजते हैं। ये बात उसे बहुत प्यारी लगती है। स्कूल में एलिसा किसी से घुलती मिलती नहीं थी। उसे ऐसे लोग पसंद नहीं थे जो सबके साथ अच्छे से रहते हैं। एक बार लंच टाइम में एक लड़की ने सामने बैठकर बात करने की बजाय उसे मैसेज भेजा। ये देखकर एलिसा को गुस्सा आ गया। तब उसने अपना ही फोन तोड़ दिया और गुस्से में वहाँ से जाने लगी। लेकिन जाते समय उसे जेम्स अकेले बैठा दिखाई दिया। उसे लगा कि शायद ये लड़का उसे समझ सकता है। वो उसके पास आई और उसके स्केटिंग स्किल की बुराई करने लगी। जेम्स को ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने अंदर ही अंदर सोचा कि एलिसा एक अच्छा टारगेट हो सकती है। स्कूल के बाद एलिसा ने फिर से जेम्स को अकेले बैठा देखा। उसे लगा कि जेम्स उसका इंतजार कर रहा है। जेम्स भी ऐसे ही दिखाता है जैसे वो इंटरेस्टेड है। तब एलिसा उसे किस कर देती है। चलते चलते एलिसा कहती है कि उसका फोन टूट गया है, इसीलिए वो मैसेज नहीं कर पाएंगे। जेम्स कहता है उसके पास भी फोन नहीं है। फिर सीधा पूछता है कि क्या एलिसा उसे डेट करेगी। एलिसा हाँ कर देती है। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में गए। वेट्रेस के आते ही एलिसा गुस्से में बोली कि उसे फकिंग स्पून चाहिए। वेट्रेस को ये सुनकर बुरा लगा। उसने कहा कि ऐसी लैंग्वेज यूज मत करो, लेकिन फिर भी एलिसा मजाक उड़ाते हुए बोली कि उसे एक बिग बनाना शेक चाहिए। तब वेट्रेस ने गुस्से में आकर सिक्योरिटी को बुला लिया। तब एलिसा गालियां देते हुए बाहर निकल गई। तब जेम्स समझ गया कि एलिसा भी मेंटली ठीक नहीं है। बाद में एलिसा पूछती है कि क्या वो उसके घर आ सकती है। जेम्स को ये एक अच्छा मौका लगा। वो सोचता है कि अब वो एलिसा को मार सकता है। जेम्स के घर को देखकर एलिसा ने कहा कि उसका घर बहुत अजीब है, घर में इतने सारे विंडो क्यों है। फिर एक फोटो देखकर पूछा कि ये कौन है। जेम्स कहता है कि वो उसकी माँ है, वो अभी जापान में है। फिर एलिसा उसे छूने लगी। तब जेम्स सोचता है कि उसे तो बस यामाकाटा की ही पड़ी रहती है। एलिसा किचन में गई और खुद के लिए टोस्ट बनाया, एक जला हुआ टोस्ट। तब जेम्स उसे चुपचाप देख रहा था और सोच रहा था कि एलिसा को कब मारे। तभी उसके डैड फिल घर आ गए और एलिसा को देखकर हैरान हो गए। वो हंसकर कहते हैं कि उन्हें लगा था जेम्स गे है, लेकिन अब उन्हें अच्छा लग रहा है कि जेम्स स्ट्रेट है। एलिसा कहती है कि उसे नहीं लगता कि जेम्स स्ट्रेट है, शायद वो एसेक्सुअल है। बाद में घर की छत पर एलिसा जेम्स से पूछती है कि क्या उसने कभी किसी लड़की के साथ यामाकाटा किया है। तब जेम्स सोचता है कि अब तो कॉन्फिडेंट दिखाना होगा, इसीलिए वो झूठ बोलता है कि उसने कई बार यामाकाटा किया। एलिसा कैजुअली बोलती है ठीक है, वो कल सुबह 11 बजे आएगी। उसका मतलब था कि वो उससे फिजिकल होना चाहती है। अगले दिन सुबह जेम्स तैयार था। उसने अपने पास नाइफ छुपाया हुआ था। उसका प्लान था कि जैसे ही एलिसा आएगी वो उसे मार देगा। मगर 11 बज गए थे, लेकिन एलिसा नहीं आई। उधर एलिसा तैयार होकर घर से निकल रही थी, लेकिन तभी उसकी माँ ग्वेन ने उसे रोक लिया। उसे एक फैमिली फंक्शन के लिए एलिसा की मदद चाहिए। एलिसा मना करती है, लेकिन उसकी माँ ने जबरदस्ती उसे रोक लिया। फंक्शन में एलिसा मिठाइयाँ बांटकर काफी थक गई। फिर उसके स्टेप फादर टोनी ने उसे ड्रिंक ऑफर की। एलिसा ने उसे साफ बोल दिया कि टोनी उससे कोई उम्मीद न रखे, लेकिन टोनी उसे गलत तरीके से छूने लगा। ग्वेन ने ये सब देखा लेकिन कुछ नहीं बोली। एलिसा को समझ में आया ये सब बहुत गलत हो रहा है और उसकी माँ भी कुछ नहीं बोल रही। उसे गुस्सा और दुख दोनों होता है, इसीलिए उसने तय किया कि अब वो यहाँ नहीं रहेगी। उसने अपने असली डैड लेज़ली की जैकेट पहनी और घर से भाग गई। वो सीधा जेम्स के घर गई। जेम्स के घर पहुँचते ही एलिसा ने गुस्से में अपनी टी शर्ट उतार दी और सोफे पर बैठ गई। जेम्स उसे देख रहा था। वो धीरे धीरे अपना छुपा हुआ नाइफ निकालने लगा, लेकिन तभी एलिसा ने कहा कि क्या जेम्स उसके साथ इस शहर से कहीं दूर चल सकता है। जेम्स सोचता है कि एलिसा को मारने के लिए उसे थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वो बोलता है हाँ चलो। एलिसा कहती है जेम्स अपने डैड की कार ले आए। जेम्स अपना नाइफ चुपचाप पॉकेट में रख लेता है। फिर दोनों बाहर आए। तभी फिल भी घर लौटा और उन्हें देखकर चौंक गया, लेकिन तभी जेम्स ने बिना कुछ सोचे फिल को पंच मार दिया और उनकी कार लेकर भाग गया। एलिसा ने जेम्स से पूछा कि क्या उसे डर लग रहा है। जेम्स ने थोड़ी झिझक के साथ कहा शायद थोड़ा सा, लेकिन एलिसा ने बहुत कॉन्फिडेंटली कहा कि उसे तो बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। ये सुनकर जेम्स सोच में पड़ गया कि उसे डर लगना चाहिए या नहीं। फिर दोनों एक गेमिंग एरिना में पहुंचे। एलिसा पूरे जोश में गेम खेल रही थी। वो मस्ती में डूबी हुई थी, लेकिन जेम्स हमेशा की तरह
बिल्कुल भी इमोशन नहीं दिखाता, वो एकदम सीरियस था। गेम खेलते खेलते एलिसा ने जेम्स से कहा कि जेम्स अपनी जुबान उसके कान में डाले। जेम्स ने बिना कुछ सोचे ऐसा कर भी दिया, लेकिन ये सब देखकर एरिना के मैनेजर को बहुत गुस्सा आया। उसने दोनों को बाहर निकाल दिया। फिर दोनों एक फैंसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। खाना खत्म होने के बाद एलिसा ने पूछा कि क्या वो पैसे लाया है। जेम्स बोला वो भूल गया। एलिसा बोली उसके पास जो भी थोड़े बहुत पैसे थे वो तो गेमिंग में खर्च हो गए। तब दोनों चुपचाप रेस्टोरेंट से बिना पैसे दिए निकल गए और लकीली किसी को पता भी नहीं चला। थोड़ी देर बाद रास्ते में चलते हुए एलिसा मस्ती करने लगी और जेम्स के कपड़े उतारने लगी। इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से जेम्स का कार पर से कंट्रोल नहीं रहा और कार जाकर एक पेड़ से टकरा गई। दोनों जल्दी से बाहर निकले, फिर कार में आग लग गई। ये देखकर जेम्स थोड़ा परेशान था क्योंकि वो कार उसके डैड के पूरे जिंदगी भर की कमाई थी। अब दोनों पैदल चलने लगे। जेम्स बिना शर्ट के था। वो दोनों लिफ्ट के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई नहीं रुका। फिर एक वैन रुकी। एक बूढ़ा आदमी ड्राइव कर रहा था। उसने कहा कि वो साउथ जा रहा है और अगर वो दोनों चाहे तो उसके साथ चल सकते हैं। जेम्स तैयार था, लेकिन एलिसा को उस आदमी पर शक हुआ। उस आदमी ने एलिसा से कहा कि पीछे की सीट पर एक स्वेटर रखा है, उसे जेम्स के लिए उठा ले। फिर उसने मजाक में पूछा दोनों जंगल में क्या कर रहे थे। जेम्स बोला कुछ गलत नहीं कर रहे थे। आदमी हंसते हुए बोला जो चाहे करो, उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो कोई पुलिस वाला नहीं है। उसने बताया कि वो आर्मी में 5 साल रहा है और अब एक लड़ाई करने वाला कुत्ता खरीदने जा रहा है। वो कहता है कि अगर वो चाहे तो वो जेम्स की माँ को कॉल करके बता सकता है कि वो कहाँ है, लेकिन जेम्स ने जवाब दिया उसकी माँ मर चुकी है। एलिसा ये सुनकर शॉक हो गई क्योंकि उसने एलिसा को बताया था कि उसकी माँ जापान में है। खैर रास्ते में वो एक रेस्टोरेंट पर रुके। एलिसा ने जेम्स से पूछा कि उसने झूठ क्यों बोला था कि उसकी माँ जापान में है। जेम्स ने कहा ये लंबी कहानी है। एलिसा ने बताया कि उसे उस आदमी पर भरोसा नहीं है। तभी वो आदमी कॉफी लेकर वापस आया और अपने वाइफ और बच्चों की फोटो दिखाने लगा। एलिसा ने उन बच्चों को देखकर कहा वो बिल्कुल आलू जैसे दिखते हैं। जेम्स ने उसे रोका, लेकिन एलिसा गुस्से में रेस्टोरेंट से बाहर चली गई। जेम्स ने उस आदमी से माफी मांगी और बोला उसे वॉशरूम जाना है। वो आदमी भी बाहर जा रहा था। एलिसा को लगा शायद उसने ज्यादा बोल दिया, तो वो माफी मांगने वापस आई। लेकिन जब वो लौटी तो जेम्स और वो आदमी दोनों गायब थे। वो वॉशरूम में गई। वहाँ आदमी ने जेम्स को गलत तरीके से छूना शुरू कर दिया था। जेम्स कुछ नहीं बोला। एलिसा को देखकर वो आदमी चौंक गया। एलिसा ने पूछा वो गे है, लेकिन जेम्स बोला नहीं, ये आदमी जबरदस्ती कर रहा है। तब वो आदमी भागने लगा, लेकिन एलिसा ने उसे रोक लिया और बोली अपना वॉलेट निकाल, नहीं तो वो पुलिस और उसके घर वालों को सब बता देगी कि वो बच्चों को गलत तरीके से छूता है। तब वो आदमी डर गया और अपना वॉलेट दे दिया। उसमें काफी सारे पैसे थे। फिर दोनों रात बिताने के लिए एक होटल में रुके। एलिसा बाथरूम में गई और जेम्स ने नाइफ निकाल लिया। वो एलिसा को मारने वाला था, लेकिन तभी बाथरूम में एलिसा के रोने की आवाज आई। तब जेम्स ने उसे मारने का इरादा फिलहाल टाल दिया। एलिसा बाहर आई और होटल के फोन से अपने घर फोन किया। टोनी ने कॉल उठाया। एलिसा ने अपनी माँ से बात करनी चाहिए, लेकिन टोनी ने कहा वो उससे बात नहीं करना चाहती। तब उसकी माँ गोएन फिर से चुपचाप रही। वो कुछ नहीं बोली। एलिसा वापस रूम में आई और बोली जेम्स उसे जोर से हक करे। जेम्स ने उसे कस के गले लगा लिया। शायद पहली बार जेम्स के अंदर कुछ इमोशन जागे। इधर जेम्स के पिता फिल ने पुलिस में कंप्लेन कर दी। अगली सुबह दोनों होटल छोड़ देते हैं। अब उनके पास कोई कार नहीं थी, इसीलिए उन्हें पैदल चलना पड़ता है। एलिसा कहती है कि वो अपने असली डैड लेज़ली के पास जाना चाहती है। जेम्स मान जाता है, लेकिन लेज़ली का घर बहुत दूर है, इसीलिए उन्हें ट्रेन पकड़नी होगी। एलिसा कहती है वो कुछ दिन रुकेंगे, फिर ट्रेन में जाएंगे। जेम्स पूछता है कहाँ रुके। एलिसा बोली बस चलते रहो। चलते चलते एलिसा को एक बड़ा सा लेकिन खाली पड़ा घर दिखाई दिया, जैसे कई सालों से वहाँ कोई नहीं रहता। एलिसा ने गेट का शीशा तोड़ा और अंदर घुस गई। जेम्स को चिंता हुई क्योंकि ये सब उन्हें मुश्किल में डाल सकता था। एलिसा बोली ज्यादा मत सोचो। घर के अंदर उन्हें एक आदमी की फोटो दिखाई दी। शायद वो घर का मालिक था। एलिसा ने अपने च्युइंगम को उस फोटो पर चिपका दिया। फिर दोनों स्विमिंग पूल के पास बैठकर खाना खाने लगे। एलिसा म्यूजिक चला देती है और डांस करने लगती है। जेम्स पहले हिचकता है, लेकिन एलिसा के कहने पर वो भी डांस करने की कोशिश करता है। फिर एलिसा उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन जेम्स फोटो की तरफ देखकर इशारा करता है कि वो देख रहा है, उन्हें ये नहीं करना चाहिए। एलिसा गुस्से में उसे बोरिंग कहती है और बाहर चली जाती है। बाहर उसे एक ब्लैक लड़का मिलता है। वो अपना नाम टोयर बताता है। एलिसा कहती है अजीब नाम है। टोयर बोलता है उसका नाम क्रिस्टोफर है, लेकिन उसे टोयर नाम पसंद है क्योंकि वो थोड़ा अलग है। एलिसा को ये बात पसंद आई। तब एलिसा ने तुरंत ही उसे किस कर लिया। उधर जेम्स फूल लेकर उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन एलिसा दूसरे लड़के के साथ वापस आई। एलिसा ने कहा वो टोयर के साथ ऊपर जा रही है। तब जेम्स का दिल टूट गया। पहली बार उसे इमोशंस महसूस हुए। उसे बहुत दुख महसूस होता है, लेकिन उसी दर्द में उसे एक अजीब सा सेटिस्फेक्शन मिलता है। वो सोचता है कि शायद इसी वजह से आखिरकार उसे कुछ महसूस हुआ और इसके लिए वो एलिसा का शुक्रगुजार है। नीचे जेम्स घर की ड्रॉअर चेक करने लगा। तब अचानक उसे कैमरा और कुछ फोटोज मिले जो उसी घर के मालिक की थी। वो फोटो में देखकर जेम्स दंग रह गया क्योंकि उन फोटो में आदमी लड़कियों के साथ बहुत बुरा और वायलेंट बर्ताव कर रहा था। उधर ऊपर कमरे में एलिसा टोयर के करीब आने ही वाली थी, लेकिन तभी अचानक उसे जेम्स की याद आई और वो
रुक गई। उसने टोयर को वहाँ से जाने बोल दिया। तब टोयर गुस्से में उसे गालियां देते हुए बाहर चला गया। टोयर के जाने के बाद जेम्स ऊपर एलिसा के पास गया, लेकिन एलिसा उसे कमरे के अंदर नहीं आने देती। तब जेम्स दरवाजे के बाहर बैठकर इंतजार करता है और मन में सोचता है कि वो एलिसा को रात में सोते वक्त मार देगा। लेकिन जब एलिसा सो गई और जेम्स कमरे में चुपके से गया तो एलिसा का शांत चेहरा देखकर जेम्स ने उसे मारने का इरादा छोड़ दिया और चुपचाप उसके पास लेट गया। जेम्स उसका हाथ हल्के से छूता है। ऐसा लग रहा था जैसे जेम्स के दिल में अब सच में कुछ एहसास जागने लगे हैं। तभी घर का असली मालिक प्रोफेसर क्लिव वापस लौट आया। घर की हालत देखकर उसे तुरंत ही समझ में आ गया कि किसी ने घर में घुसपैठ की है। वो एक लोहे की रॉड उठाकर धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। जेम्स ने उसकी आहट सुन ली। वो जल्दी से पलंग के नीचे छुप गया। क्लिव ने कमरे की लाइट चालू की। तब उसने वहाँ एलिसा को सोते हुए देखा। एलिसा को देखकर उसकी नीयत खराब हो गई। वो दरवाजा बंद करके एलिसा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। ये देखकर जेम्स चुप नहीं रह पाता। वो पलंग के नीचे से निकलकर क्लीव की गर्दन में चाकू घोंप देता है, जिससे क्लीव वहीं पर मर गया। उसका खून एलिसा पर भी गिरा। तब एलिसा घबरा कर कहती है कि अब वो दोनों बड़ी मुसीबत में फंस गए, क्योंकि उन्होंने किसी के घर में घुसपैठ की और एक आदमी का खून भी कर दिया। जेम्स कहता है कि ये सब उसने एलिसा को बचाने किया, क्योंकि क्लीव उसे नुकसान पहुंचाने वाला था, लेकिन पुलिस उन पर भरोसा नहीं करेगी। वो कहती है कि उन्हें सब सबूत मिटाने होंगे। दोनों क्लीव की लाश को हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हिला भी नहीं पाते। जेम्स कहता है कि उसने पढ़ा है कि मौत के बाद शरीर भारी हो जाता है। एलिसा कहती है कि लाश को उठाने की बजाय पहले उन्हें अपने अपने निशान मिटाने होंगे। वो दोनों मिलकर पूरे घर से अपने उंगलियों के निशान और बाकी सबूत साफ करते हैं। फिर जेम्स क्लिव की लाश के पास बैठा सोचता है कि किसी को मारने के बाद उसे वैसा बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा जैसा उसने सोचा था। एलिसा पूछती है कि उसे मारना जरूरी था क्या। जेम्स कहता है कि क्लिव एक सीरियल किलर था और वो उसकी जान बचा रहा था। फिर वो क्लिव के पास मिली फोटो और वीडियो एलिसा को दिखाता है। एलिसा कहती है कि उन्हें ये सब सबूत क्लिव के पास ही छोड़ देने चाहिए और वहाँ से निकल जाना चाहिए। एलिसा जाने के लिए अपने खून से सने कपड़े बदलती है। जेम्स कहता है कि उसके जैकेट पर भी खून है, वो भी जला दो, लेकिन एलिसा मना कर देती है, क्योंकि वो जैकेट उसके डैड का है और वो उसे कभी नहीं जलाएगी। इसके बाद दोनों रेलवे स्टेशन की तरफ निकल गए। रास्ते में एलिसा कहती है कि उन्हें अपना लुक बदलना होगा ताकि कोई उन्हें पहचान ना पाए। वो अपने बालों को ब्लॉन्ड कलर कर देती है। उसने जेम्स को भी एक नया हेयर कट दिया। फिर वो नए कपड़े खरीदकर ट्रेन का इंतजार करने लगे। एलिसा जेम्स से पूछती है कि वो नाइफ कहाँ से लाया, लेकिन जेम्स जवाब नहीं देता। उधर क्लिव की माँ घर आई। वो लाश देखकर चिल्लाने लगी और पुलिस को कॉल किया। दो इन्वेस्टिगेटर यूनाइस और टेरी ने वहाँ पहुंचकर जांच शुरू की। उन्हें पलंग के नीचे टोयर का वॉलेट मिल गया। वो टोयर को पूछताछ के लिए बुलाते हैं। टोयर परेशान होकर कहता है कि उसने किसी के साथ यामाकाटा नहीं किया। टेरी कहती है कि उन्हें उसकी पर्सनल लाइफ से मतलब नहीं, उन्हें बस लड़की का नाम चाहिए। टोयर बताता है कि लड़की का नाम एलिसा है और उसने ब्राउन लेदर जैकेट पहन रखी है। वो ये भी बताता है कि वो एक लड़के जेम्स के साथ थी। अब पुलिस के पास उनके खिलाफ सॉलिड एविडेंस है। इधर स्टेशन पर बैठे हुए एलिसा को भूख लगने लगी, इसीलिए वो और जेम्स एक रेस्टोरेंट में गए। तब एलिसा बार बार जेम्स को देखती है। उसके दिमाग में क्लिव के गर्दन में नाइफ घोंपने वाला सीन घूम रहा था। जेम्स समझ गया और बताया कि वो नाइफ उसके पिता ने उसे बर्थडे पर शिकार करने के लिए दिया था। एलिसा फिर भी अनकंफर्टेबल थी। जब जेम्स ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की तब एलिसा ने उसका हाथ झटक दिया और कहा कि जेम्स उसे छूने की कोशिश न करे। फिर एलिसा बाथरूम का बहाना बनाकर और जेम्स को अकेला छोड़कर वहाँ से चुपचाप खिड़की से बाहर निकल गई। जेम्स बहुत देर तक उसका इंतजार करता रहा। फिर उसे समझ में आया कि एलिसा अब कभी वापस नहीं आएगी। पहली बार उसके अंदर गहरी फीलिंग जागी और जेम्स पहली बार रोने लगा। अब वो अपने डैड को थोड़ा समझने लगा था। उसके डैड बहुत बुरे जोक सुनाते थे, लेकिन शायद वो खुद भी जेम्स की माँ को खोने के दुख में अंदर से टूटे हुए थे। जेम्स गुस्से और दर्द में कुछ ठग के पास गया और उनसे कहा कि उसे मारो। जब वो मना करते हैं तो जेम्स उन्हें पैसे ऑफर करता है। उनसे पीटने के बाद जेम्स को एक बात समझ में आई कि वो साइकोपैथ नहीं है जो वो सोचता था, बल्कि उसके अंदर भी इमोशंस है। अब जैसे ही उसे ये बात समझ में आई उसने तुरंत ही पुलिस को कॉल कर दिया और उन्हें बताया कि उसके पास एक मर्डर का सबूत है। फिर कहानी 11 साल पहले फ्लैशबैक में जाती है। जेम्स अपनी माँ से कहता है कि उसे डग देखने जाना है। उसकी माँ डिप्रेस थी, लेकिन उनकी फील्ड से कोई लड़ाई नहीं चल रही थी, बस एक चुप सी उदासी थी। माँ जेम्स को लेकर पाउंड पर गई। कार से उतरने से पहले वो जेम्स को जोर से गले लगाकर आई लव यू वेरी मच कहती है। जेम्स को पता नहीं था कि उसकी माँ उस दिन जान देने आई थी। जैसे ही जेम्स डक्स को खाना खिलाने बाहर गया, उसकी माँ ने एक्सेलेटर दबाकर कार को पाउंड में डुबा दिया और जेम्स अपनी माँ को खुद अपनी जान लेते हुए बस देखता रहा। प्रेजेंट टाइम में जेम्स पुलिस स्टेशन में बैठा सोच रहा था कि क्या कन्फेशन देना सही होगा, लेकिन जब ऑफिसर उससे सवाल करता है तो जेम्स बात को घुमा देता है और कहता है कि उसकी माँ की मौत एक सेल्फ हार्म नहीं थी, बल्कि मर्डर था। ऑफिसर थोड़ा कंफ्यूज होकर कहता है कि उसकी माँ ने खुद अपनी जान ली थी। जेम्स ऐसे दिखाता है जैसे वो थोड़ा अनस्टेबल है। ऑफिसर को कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन वो उसे इमोशनली डिस्टर्ब समझकर छोड़ देता है। उधर डिटेक्टिव टेरी और यूनाइस फील्ड से मिलने गए और जेम्स के बैकग्राउंड की जानकारी
अधिकारी इकट्ठा करने लगे। फिर वो एलिसा के स्टेप फादर टोनी से मिलने गए। टोनी ये सुनकर कि एलिसा एक मर्डर केस में शामिल है, खुद को उससे अलग कर लेता है और कहता है कि वो उसकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं है। ग्वेन से एलिसा की रिसेंट फोटो मांगी गई, लेकिन वो फोटो दिखा नहीं पाती। तब यूनाइस को ग्वेन की हालत देखकर लगा कि उसे मेंटल हेल्प की जरूरत है। दूसरी तरफ एलिसा को पता चला कि उसके पीरियड शुरू हो गए, इसीलिए वो अंडरगारमेंट लेने स्टोर में गई, लेकिन पैसे ना होने पर उसे चोरी करनी पड़ी। लेकिन गार्ड ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को बुलाने की धमकी देने लगा। लेकिन तभी एक आदमी की बच्ची खो गई, इसीलिए गार्ड दौड़कर उसकी मदद करने गया। तब एलिसा मौके का फायदा उठाकर स्टोर से भाग गई। बाहर उसे वही बच्ची खेलते हुए दिखाई दी। तब उसने बच्ची को उसके पिता के पास छोड़ दिया। तब पहली बार उसे कुछ अच्छा करने का एहसास हुआ। दूसरी तरफ जेम्स उसी रेस्टोरेंट में वापस लौटा जहाँ एलिसा ने उसे अकेले छोड़ दिया था। उसे उम्मीद थी कि शायद एलिसा वापस आ जाए। वो वही बैठकर इंतजार करता है, इस उम्मीद में कि एलिसा ने उसे नहीं छोड़ा। उधर स्टोर में गार्ड जो खोए हुए बच्चे की प्रॉब्लम को सुलझा चुका था, सरप्राइजिंगली एलिसा को कुछ बिस्किट देता है। सजा देने की बजाय वो उस पर थोड़ी दया दिखाता है, फिर उसे छोड़ देता है, ये कहते हुए कि दोबारा चोरी मत करना। लेकिन जैसे ही एलिसा बाहर निकली, कुछ पल में ही उसका गिल्ट चला गया, क्योंकि जाते जाते उसने अंडरगारमेंट चुरा लिए। लेकिन बाहर निकलते ही उसे एक रियलाइजेशन हुआ। उसे समझ में आ गया कि जो वो कर रही है वो गलत है। वो चोरी की हुई चीजें फेंक देती है। अब वो पूरी तरह समझ चुकी थी कि उसका ये बिहेवियर गलत है, खासकर जेम्स के लिए जिसने हमेशा उसकी हिफाजत करने की कोशिश की। एलिसा को पछतावा होता है कि उसने जेम्स को धोखा दिया। अब वो चीजें ठीक करने के इरादे से वापस रेस्टोरेंट में गई। तब उसने देखा कि जेम्स अब भी उसका इंतजार कर रहा है। अब पछतावे में एलिसा उससे माफी मांगती है और जेम्स भी उस आदमी को मारने के लिए माफी मांगता है। अब इसी पल से उनके बीच का बॉन्ड और मजबूत हो गया। इसी बीच इन्वेस्टिगेशन टीम क्लीफ के घर में जेम्स की नाइफ ढूंढ निकालती है, जो कि एक क्रिटिकल एविडेंस है। वही जेम्स और एलिसा एक कार चुराकर लेज़ली के घर की तरफ निकल गए। उस कार में एक ही कैसेट थी जिसे दोनों शुरू में एंजॉय करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद एलिसा उसकी आवाज से बोर हो गई और कैसेट को बाहर फेंक दिया। एलिसा को लग रहा था कि उन्होंने जो किया वो सही था। वो यहाँ तक कहती है कि पुलिस को तो उन्हें मेडल देना चाहिए। कुछ देर बाद कार का फ्यूल खत्म हो गया था। वो किसी तरह एक गैस स्टेशन तक पहुँचे। जेम्स एलिसा से कहता है कि वो टैंक भरवाए, जबकि वो कार चालू रखेगा ताकि किसी को शक न हो। तभी गैस स्टेशन की ओनर वहाँ आ गई। उसने देखा कि कार बिना की के चालू है। उसे समझ में आ गया कि ये कार चोरी की है। वो कहती है कि अगर उन्हें फ्यूल भरवाना है तो कार को बंद करना पड़ेगा। तब जेम्स मजबूरी में मान गया। ओनर टैंक भरते हुए अपने बेटे को चुपचाप पुलिस को कॉल करने का इशारा करती है, लेकिन उसका बेटा इशारा समझ नहीं पाता। जब टैंक भर गया तो ओनर ने पैसे देने एलिसा को स्टोर के अंदर बुलाया। एलिसा, जिसके पास पैसे नहीं होते, बहाना बनाने लगी कि उसे बाथरूम जाना है, लेकिन ओनर उसके बहाने समझ गई। फिर अपने बेटे से साफ साफ कहा कि पुलिस को कॉल करो। उसी समय जेम्स स्टोर के अंदर आता है। वो जैकेट में हाथ डालकर प्रिटेंड करता है जैसे उसके पास गन है और डिमांड करता है कि ओनर एलिसा को जाने दे। फिर जेम्स ने ओनर को एक रूम में धक्का देकर दरवाजा बंद कर दिया। ओनर का बेटा अपनी माँ की मदद नहीं करता, उल्टा खुश होता है क्योंकि उसे काम करने से नफरत थी। वो खुद स्टोर का सामान उठाने लगा और कहा कि वो भी यहाँ से भागना चाहता है। फिर जेम्स कार स्टार्ट करता है और दोनों वहाँ से निकल गए, जबकि वो लड़का बस खड़ा उन्हें देखता रहा। उधर टेरी और यूनाइस प्रोफेसर क्लिफ के घर में गए और उसकी माँ से बात की। यूनाइस पूछती है कि क्या क्लिफ की कोई पर्सनल प्रॉब्लम, अफेयर या कोई दुश्मनी थी। क्लिफ की माँ सब कुछ जानती थी कि उसका बेटा एक सीरियल किलर था, लेकिन झूठ बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं था। असल में उसी ने क्लिफ के सीरियल किलर होने के सारे सबूत छुपा दिए थे। फिर वो इन्वेस्टिगेटर्स को जाने कहती है। जाते जाते यूनाइस उसे सलाह देती है कि हमेशा सच का साथ देना चाहिए। दूसरी तरफ एलिसा ने एक फोन बूथ से अपनी माँ ग्वेन को कॉल किया। ग्वेन ने उसे वापस घर आने को कहा, लेकिन एलिसा कहती है कि टोनी से कहो फक ऑफ। वही बाद में क्लिफ की माँ का ईमान जाग गया। उसने क्लिफ के सीरियल किलर होने के सारे सबूत यूनाइस को दे दिए। फिर यूनाइस ने तुरंत एविडेंस टेरी को दे दिए। टेरी कहती है कि हो सकता है क्लिफ एक सीरियल किलर हो, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि जेम्स और एलिसा असली हत्यारे हैं। दूसरी तरफ जेम्स और एलिसा लेज़ली के घर पहुंचे, लेकिन दरवाजा एक औरत ने खोला। वो बताती है कि लेज़ली अब यहाँ नहीं रहता। तब एलिसा निराश होकर जाने लगी, लेकिन जेम्स पूछता है कि क्या वो जानती है कि लेज़ली अब कहाँ रहता है। उस औरत को पता था कि अब लेज़ली कहाँ रहता है। अब दोनों लेज़ली के पास जा रहे थे, लेकिन रास्ते में कार खराब हो गई और उन्हें पैदल चलना पड़ा। रास्ते में रात हो गई, लेकिन आगे जाने पर उन्हें एक जंगल में एक कैबिन दिखाई दिया। वही लेज़ली का नया घर था। लेज़ली एलिसा को देखकर बहुत खुश होता है और उसे गले लगा लेता है। वो एक एल्कोहलिक और ड्रग एडिक्ट लग रहा था। एलिसा जेम्स को अपना बॉयफ्रेंड बताकर लेज़ली से पूछती है कि क्या वो कुछ दिन उनके साथ रह सकते हैं। लेज़ली थोड़ी देर सोचता है, फिर हाँ कर देता है और कहता है कि वो जितने दिन चाहे रह सकते हैं। अगली सुबह लेज़ली ने जेम्स को एक टारगेट शूटिंग गेम के लिए कहा, जिसमें नाइफ फेंका जाता है। लेज़ली से टारगेट मिस हो गया, लेकिन जेम्स ने पहले ही ट्राई में बुलाई मार दिया। ये देखकर लेज़ली जेम्स की स्किल से इम्प्रेस होता है। लेज़ली फिर पूछता है कि क्या
एलिसा उसके बारे में बात करती है। जेम्स कहता है कि हाँ वो करती है। ये सुनकर लेज़ली बहुत खुश होता है और जेम्स को गले लगा लेता है। इसी दौरान इन्वेस्टिगेटर्स जेम्स और एलिसा के पेरेंट्स को एक जॉइंट इंट्रोगेशन के लिए बुलाते हैं। तब एलिसा के पेरेंट्स सब कुछ फिल पर डालने की कोशिश करने लगे। फिल जेम्स की तरफ से बोलते हुए कहता है कि जेम्स ने बचपन में अपनी माँ को खुद को मारते हुए देखा था, जिससे उसके दिमाग पर असर पड़ा, लेकिन वो इतना बड़ा क्राइम नहीं कर सकता। तब यूनाइस को दोनों बच्चों पर तरस आने लगा। बाद में जेम्स और एलिसा देखते हैं कि लेज़ली ड्रग बेच रहा है। जेम्स कहता है कि शायद यहाँ रहना ठीक नहीं, लेकिन एलिसा अपने पिता का बचाव करती है और कहती है कि वो सेफ है। डील पूरी होने के बाद लेज़ली अपने एक्शन को जस्टिफाई करता है, ये कहते हुए कि वो बस गवर्नमेंट और अमीर लोगों के खिलाफ लड़ रहा है। मूड हल्का करने के लिए लेज़ली उन्हें एक बार में लेकर गया। दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेटर्स लेज़ली के पुराने घर पहुंचे और वहाँ रहने वाली औरत से पूछताछ करने लगे। वो औरत कहती है कि वो लेज़ली को नहीं जानती। तब टेरी वहाँ से जाने लगी, लेकिन यूनाइस उस औरत को चुपचाप अपना नंबर देकर कहती है कि वो जेम्स और एलिसा को टेरी से बचाना चाहती है। उधर बार में एलिसा और लेज़ली साथ में डांस कर रहे थे। एलिसा उसे थैंक्स कहती है कि वो कभी उसका बर्थडे नहीं भूला और हर साल कार्ड भेजा। जेम्स एक कोने में खड़ा देख रहा था और उसे लगने लगा था कि एलिसा उससे दूर हो रही है। उसी समय लेज़ली की पुरानी लवर बार में आ गई और उसे बात करने ले गई। ये वही औरत है जिससे जेम्स ने लेज़ली का पता पूछा था। कुछ देर बाद पता चला कि लेज़ली का उससे भी एक बच्चा है और औरत लेज़ली की स्कूल की बुक्स और यूनिफॉर्म के लिए पैसे मांगने आई थी। वो कहती है कि जब पुलिस उसे ढूंढ रही है तब वो यहाँ छुपा बैठा है। एलिसा उस बच्चे को देखकर शॉक रह गई और पूछने लगी कि क्या लेज़ली उसका बाप है। बच्चा हाँ कहता है, जिससे एलिसा को बहुत बड़ा झटका लगा। लेज़ली बातों को टालने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर गुस्से में बार से बाहर भाग गया। पैनिक में वो अपनी कार स्टार्ट करता है और एक डॉग को कुचल देता है। एलिसा और जेम्स को मजबूरी में उस डॉग को मारना पड़ता है क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब थी। बाद में कैबिन में लेज़ली ड्रग लेकर न्यूज देखता है जिसमें जेम्स और एलिसा को पकड़वाने पर इनाम रखा गया था। लालच में वो उनके बारे में पुलिस को बताने का सोचने लगा। उधर एलिसा और जेम्स मिलकर बीच पर उस डॉग को दफना देते हैं और एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, लेकिन एलिसा को क्लिफ वाला सीन याद आ जाता है जिससे वो डर गई। वो जेम्स से कहती है कि वो बाद में यामाकाटा कर लेंगे। इसी बीच यूनाइस को लेज़ली की गर्लफ्रेंड ने उसके बारे में बता दिया और वो टेरी को बताए बिना सीधा लेज़ली के केबिन पर पहुंच गई। वही सुबह होते ही जेम्स और एलिसा बीच के पास उठते हैं। एलिसा कहती है कि उन्हें लेज़ली की बोट लेकर दुनिया के किसी कोने में भाग जाना चाहिए। जेम्स भी मान जाता है। फिर दोनों बोट की की लेने केबिन पहुंचे। तब यूनाइस दूर से केबिन पर नजर रख रही थी। दूसरी तरफ टेरी को पता चला कि यूनाइस अकेले ही इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वो उसे वार्निंग मैसेज भेजती है कि अगर वो अकेले इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो ये बहुत बड़ी गलती है। अब जेम्स और एलिसा केबिन में पहुंचे जहाँ लेज़ली ने डॉग की मौत पर हंसते हुए माफी मांगी। तब एलिसा बोट की मांगने लगी, लेकिन लेज़ली मना कर देता है और बताता है कि उसे पता है उन्होंने एक आदमी को मारा है और उनके लिए इनाम रखा गया है। वो भरोसा दिलाता है कि वो पुलिस को कुछ नहीं बताएगा, लेकिन एलिसा कहती है कि अब उसे उसके वादों पर यकीन नहीं रहा। लेज़ली एलिसा को डांटता है, लेकिन जेम्स बीच में आकर कहता है कि उससे ऐसे बात मत करो। यहाँ टेंशन बढ़ गई, लेकिन लेज़ली बात बदलने के लिए चाय बनाने का बहाना बनाने लगा। फिर उसने चुपके से पुलिस को कॉल कर दिया और फोन छुपा दिया। वो बताता है कि दूध खत्म हो गया और बस बिस्किट बचे हैं। फिर एलिसा के पास बैठ गया। फिर लेज़ली एलिसा से माफी मांगने लगा कि उसने अपने बेटे के बारे में नहीं बताया क्योंकि उसे शर्म आ रही थी। वो कहता है कि वो लेज़ली का बाप है और उससे कुछ भी बोल सकती है। एलिसा इमोशनल होकर कन्फेस करती है कि उन्होंने एक आदमी को मारा क्योंकि उस आदमी ने एलिसा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन जेम्स को कुछ गड़बड़ लग रही थी। वो तुरंत एक गन पकड़कर छुपा हुआ फोन ढूंढ लेता है। वो एलिसा को बताता है कि लेज़ली ने पुलिस को कॉल किया है। एलिसा को जब लेज़ली की इस पैसों के लिए की गई गद्दारी का पता चला तो उसने एक चाकू उठाकर लेज़ली के जांग में घोंप दिया। उसी समय यूनाइस अंदर आ गई और जेम्स के हाथ में गन और लेज़ली की जांग में चाकू देखकर शॉक रह गई। इसी बीच टेरी को भी उनकी लोकेशन मिल चुकी थी। वो पूरी पुलिस फोर्स के साथ केबिन की तरफ आ रही थी। यूनाइस जेम्स और एलिसा को समझाने की कोशिश करने लगी कि वो उन्हें पकड़ने नहीं बल्कि उनकी मदद करने आई है। वो कहती है कि उनके माता पिता को उन दोनों की बहुत फिक्र हो रही है। वो जेम्स को हैप्पी बर्थडे विश करती है और बताती है कि आज उसका 18वां जन्मदिन है। ये सुनकर एलिसा चौंक गई क्योंकि अगर उसे पता होता तो वो जेम्स के लिए गिफ्ट लाती, लेकिन उसी समय लेज़ली टोकता है और कहता है कि यूनाइस की बातों पर भरोसा मत करो, वो तुम दोनों को जेल भिजवाना चाहती है। एलिसा जवाब देती है कि ये कितना अजीब है कि लेज़ली ने खुद पुलिस को बुलाया और अब खुद उन्हें पुलिस से वार्न कर रहा है। लेज़ली सफाई देता है कि उसने ये सब एलिसा को मुसीबत से बचाने किया था, लेकिन ये सुनकर एलिसा को और गुस्सा आ गया और उसने लेज़ली की टांग पर जोर से लात मारी जिससे लेज़ली दर्द में तड़प उठा। फिर एलिसा उसे ताना मारते हुए कहती है कि अगर वो ठीक से बच्चों की परवरिश नहीं कर सकता था तो उसे उन्हें पैदा भी नहीं करना चाहिए था। एलिसा फिर उससे पूछती है कि जो बर्थडे कार्ड सालों से उसे मिलते रहे क्या वो सच में लेज़ली ने ही भेजे थे या फिर उसकी माँ ग्वेन ने खुद लिखकर भेजे थे। लेज़ली झिझकते हुए मान लेता है कि वो कार्ड दरअसल उसकी माँ ग्वेन ने खुद
खुद लिखे थे। लेस्ली ने खुद उसे कभी कोई कार्ड नहीं भेजा। ये सुनकर एलिसा का दिल टूट गया, क्योंकि जिसे वो अपना पिता मानती थी असल में वही उसका दुश्मन निकला। लेस्ली को समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन एलिसा गुस्से में कहती है कि चुप रहो। फिर एलिसा यूनाइस से पूछती है कि क्या अगर वो सरेंडर कर दे तो क्या उन्हें किसी जुवेनाइल सेंटर में रखा जाएगा और क्या वो और जेम्स साथ रह पाएंगे। यूनाइस दुखी होकर जवाब देती है कि ऐसा होना बहुत मुश्किल है। ये सुनते ही एलिसा माफी मांगती है और अचानक यूनाइस के सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है। तब जेम्स जल्दी से बोट की चाबी उठा लेता है और दोनों बीच की तरफ दौड़ने लगे। लेकिन जैसे ही दोनों बीच पर पहुंचे, जेम्स एलिसा से कहता है कि एलिसा पुलिस को बताए कि जेम्स ने उसे किडनैप किया था ताकि एलिसा को कुछ ना हो और वो आजाद हो सके। लेकिन एलिसा ने मना कर दिया और जिद करने लगी कि वो दोनों साथ में ही भागेंगे। लेकिन तभी जेम्स ने एलिसा से माफी मांगी, क्योंकि अब वो हिम्मत हार गया था। फिर अगले ही पल अचानक जेम्स ने एलिसा के सिर पर वार करके उसे बेहोश कर दिया, जिसके बाद वो अकेले ही समंदर की तरफ भागने लगा, क्योंकि उसे पता था पुलिस उन्हें गोली मार देगी। और ठीक उसी समय पुलिस भी वहां पहुंच गई और एलिसा को पकड़ लिया। जेम्स के भागते ही पुलिस ने उस पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। भागते हुए जेम्स सोचता है कि आज उसका 18वां जन्मदिन है और आज ही वो मरने वाला है। और अब जाकर उसे असल में समझ आया कि रिश्तों का क्या मतलब होता है और वो कौन सी भावनाएं थी जिन्हें वो इतने सालों से तलाश कर रहा था। अब कुछ समय बाद हम एक ब्लैक लड़की को देखते हैं जिसका नाम बोनी है। उसने एक दुकान से थोड़ा सामान खरीदा, फिर अपनी कार में जाकर बैठ गई। वो डैशबोर्ड से एक किताब निकालती है। उस किताब के अंदर एक न्यूज़पेपर की कतरन थी जिसमें एलिसा की फोटो छपी थी। उसमें लिखा था कि एलिसा प्रोफेसर क्लिफ के मर्डर की सस्पेक्ट है। अब हमें बोनी का पास दिखाया जाता है। बोनी एक बहुत ही इमोशनल लड़की थी। उसे कभी अपने घर में प्यार नहीं मिला। उसकी माँ हमेशा उसे पढ़ाई के लिए जोर देती थी ताकि उसके मार्क बढ़ सके, लेकिन बोनी का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। उसके मम्मी पापा का आपस में बिल्कुल भी रिश्ता अच्छा नहीं था, इसीलिए एक दिन उसके पापा उन्हें छोड़कर चले गए। इसके बाद बोनी और उसकी माँ किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए। अब उसकी माँ और भी ज्यादा जोर देने लगी कि बोनी जल्दी से किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले, लेकिन बोनी को लगता था कि वो बाकियों से अलग है। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते, उसे अजीब बोलते। अब एक दिन गुस्से में उसने एक लड़की के बाल काट दिए। अब इस हरकत के लिए उसे सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन घर आकर उसने अपनी माँ से झूठ बोला कि उसे सभी सब्जेक्ट्स में A+ मिला है। ये सुनकर माँ बहुत खुश हुई। थोड़े समय बाद बोनी को उसी कॉलेज में लाइब्रेरियन की जॉब मिल गई जहाँ प्रोफेसर क्लिफ पढ़ाता था, वही सीरियल किलर प्रोफेसर जिसे जेम्स ने सेल्फ डिफेंस में मारा था। बोनी को क्लिफ की क्लास में बैठना था, लेकिन क्लिफ ने मना कर दिया। तब बोनी को बहुत गुस्सा आया। तब उसने क्लिफ के पोस्टर और किताबें खराब कर दी। अगले दिन क्लिफ ने वो फटे हुए पोस्टर और किताबें उठाकर बोनी के टेबल पर रख दिए और पूछा कि क्या ये सब उसने किया। बोनी ने बिना डरे हाँ बोल दिया। क्लिफ को उसकी हिम्मत पसंद आई और उसने बोनी को क्लास में बैठने की परमिशन दे दी, लेकिन एक कंडीशन पर कि बोनी को हफ्ते में एक बार उसके घर आकर उससे ड्रिंक पर मिलना होगा। बोनी मान गई। इसके बाद बोनी हर हफ्ते क्लिफ के घर जाने लगी। दोनों साथ बैठते, बातें करते और धीरे धीरे बोनी क्लिफ को पसंद करने लगी, लेकिन क्लिफ धीरे धीरे उसे फंसा रहा था जैसे वो और भी लड़कियों को फंसाया करता था। एक दिन बोनी क्लिफ के घर गई तो उसने देखा कि वो किसी दूसरी लड़की के साथ ड्रिंक कर रहा है। बोनी ने चुपचाप बाहर छुपकर इंतजार किया। लड़की के जाते ही उसने क्लिफ से उस लड़की के बारे में पूछा। क्लिफ ने कहा वो लड़की उसे धमका रही है। दरअसल वो लड़की फेल हो रही है और उससे पास होने के लिए मदद मांग रही है। असल में क्लिफ झूठ बोल रहा था। वो बोनी को भी बहला रहा था, लेकिन बोनी को ये बात समझ में नहीं आई। अब अगले दिन गुस्से में आकर बोनी ने उस लड़की को अपनी कार से टक्कर मार दी। फिर उसी लड़की के फोन से एम्बुलेंस को कॉल किया और खुद पुलिस को सरेंडर कर दिया। इसीलिए बोनी को जेल हो गई। जेल में क्लिफ ने उसे एक किताब भेजी जिसके अंदर आई लव यू लिखा था। बोनी को लगा कि क्लिफ सच में उससे प्यार करता है। उसने जेल में उसे कई लेटर भेजे, लेकिन क्लिफ ने कभी कोई जवाब नहीं दिया। वो सारे लेटर उसके घर में पड़े रहे। इस बात को कई साल बीत गए, लेकिन एक दिन बोनी का एक लेटर वापस आया। तभी पुलिस ने उसे बताया कि क्लिफ का खून हो गया है। ये सुनकर बोनी पूरी तरह से टूट गई। जेल से छूटने के बाद उसने नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश नहीं की। दरअसल अब उसका एक ही मकसद था, जेम्स और एलिसा को ढूंढकर अपना बदला लेना। फिर बोनी उसी मिशन पर निकल पड़ी। अब कहानी एलिसा पर आती है। एलिसा अब अपनी माँ और आंटी ली के घर में रहती है। उसके स्टेप फादर ने भी उन्हें छोड़ दिया। जेम्स के जाने के बाद से एलिसा अंदर से बिल्कुल खाली हो चुकी है। ना उसे किसी बात से खुशी होती और ना ही दुख। उसे अब सब कुछ एक जैसा लगता था। अब वो अपने आंटी के कैफे में वेट्रेस की जॉब कर रही थी। उसे ये काम पसंद नहीं था, लेकिन कम से कम उसे एक रूटीन मिल गया। एक दिन कैफे में उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई। उसका नाम था टॉड। शुरू में उनकी बस नॉर्मल बातचीत हुई, लेकिन धीरे धीरे दोनों करीब आने लगे। टॉड से बात करने पर एलिसा को थोड़ा डिस्ट्रैक्शन मिल रहा था, मतलब अपने खालीपन से बचने का एक तरीका। अब दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम बिताने लगे। फिर एक दिन एलिसा ने टॉड से पूछा कि क्या टॉड उससे शादी करेगा। टॉड थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर हाँ कर दी। दोनों शादी करने की तैयारी करने लगे। लेकिन एक दिन एलिसा ने लेटर बॉक्स में एक एनवलप देखा। उसके अंदर एक बुलेट थी जिस पर एलिसा का नाम लिखा था। लेटर देखकर उसे
अजीब सा डर महसूस हुआ, लेकिन फिर भी वो नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करने लगी। अब वो ज्यादा सावधान रहने लगी। कैफे में काम करते हुए उसने बाहर एक कार को देखा जो काफी देर से उसी जगह पर खड़ी थी। वो बार बार उस कार की तरफ देखती रही। शाम तक वो इतना परेशान हो गई कि भागकर उस कार के पास गई और झट से दरवाजा खोल दिया, लेकिन अंदर जो उसने देखा वो देखकर एलिसा शॉक रह गई। दरअसल कार के अंदर जेम्स था। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जेम्स को गोली लगने के बाद हॉस्पिटल ले जाया गया। उसकी हालत बहुत सीरियस थी। कई सर्जरीज के बाद वो धीरे धीरे ठीक होने लगा। फिर उसे एक लेटर मिला जिसमें लिखा था कि उसे छोड़ दिया गया है क्योंकि ये मामला सेल्फ डिफेंस का था। क्लिफ की रिकॉर्डिंग ने उसे बचा लिया था। इलाज के दौरान एलिसा की माँ उससे मिलने आई थी। उसने जेम्स को साफ साफ बोल दिया था कि वो एलिसा से हमेशा के लिए दूर हो जाए। उसने जेम्स से कहा कि वो ब्रेकअप लेटर लिखे। जेम्स पहले मना करता है लेकिन फिर मान गया। उसने बड़ी मुश्किल से वो लेटर लिखा। उसे बहुत दुख हो रहा था, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद यही ठीक रहेगा। बाद में पूरी तरह से ठीक होकर वो अपने डैड के साथ रहने लगा। उसका अपने डैड के साथ रिश्ता थोड़ा ठीक होने लगा था। लेकिन एक दिन जब वो अपने डैड के साथ बॉलिंग क्लब गया, तभी अचानक खेलते खेलते उसके डैड को सीने में दर्द होने लगा और वो वहीं पर गिर गए। जेम्स ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हार्ट अटैक से जेम्स के डैड की मौत हो गई। जेम्स ने उनका अंतिम संस्कार किया, लेकिन फिर घर में अकेलापन उसे काटने लगा। उसने फैसला किया कि अब वो कार में रहेगा। कुछ दिन बाद उसे भी एक लेटर मिला और उसमें भी एक बुलेट थी जिस पर उसका नाम लिखा था। अब उसे भी डर लगने लगा। उसे लगा अब कुछ बड़ा होने वाला है। अब जेम्स एलिसा की सेफ्टी को लेकर परेशान था, इसीलिए उसने फैसला किया कि वो सीधे एलिसा के घर जाएगा। लेकिन वहां जाकर पता चला कि एलिसा अब अपनी आंटी के साथ रहती है। उसने बिना कुछ सोचे वही जाने का फैसला किया। इतने समय बाद जब उसने एलिसा को फिर से देखा तो उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाता, उसने देखा कि एलिसा किसी टॉड नाम के लड़के को गले लगा रही थी। उसी पल उसे समझ में आ गया कि एलिसा और टॉड रिलेशनशिप में है। थोड़ी देर में उसे ये भी पता चला कि एलिसा और टॉड शादी करने वाले हैं। ये जानकर उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। लेकिन दिल टूटने के बाद भी वो एलिसा से दूर नहीं रह पाया। वो दूर से एलिसा को देखता था। उसे बस एक बार एलिसा से बात करनी थी। एक दिन वो रोड के उस पार अपनी कार में एलिसा को देख रहा था। तभी एलिसा की नजर उस कार पर पड़ी। उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। जब उसने जाकर सामने देखा तो जेम्स को पहचान लिया। उसे देखकर वो चौंक गई। एलिसा ने उसे अंदर बुलाया। इतने समय बाद आमने सामने बैठकर उसने पूछा, तुम कैसे हो? जेम्स थोड़ा झिझक के साथ अपने बारे में बताने लगा कि कैसे उसने कितनी सर्जरीज झेली और कैसे अब मुश्किल से चलने लायक हुआ है। उनके बीच एक अजीब सा सन्नाटा था। बहुत कुछ था कहने को, लेकिन दोनों को पता नहीं था कहाँ से शुरू करे। तभी एलिसा की आंटी ली वहाँ आ गई। उसने जेम्स को देखा और हैरानी से पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है। जेम्स ने थोड़ा झिझकते हुए कहा कि उसकी कार खराब हो गई, लेकिन ली ने कहा उसने मैकेनिक को तो बुलाया नहीं होगा और अब मैकेनिक तो कल ही आएगा। फिर उसने देखा कि जेम्स के पास ना तो सामान है और ना ही कोई जगह है रहने के लिए। अब एलिसा जिस कैफे में काम करती है उसके पीछे एक छोटा सा कैबिन था। ली ने कहा कि जेम्स उस कैबिन में आज रात रुक सकता है। अब जेम्स के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए जेम्स भी मान गया। कैबिन में लेटे हुए वो सोच रहा था कि क्या एलिसा की जिंदगी में उसका फिर से आना कुछ मतलब रखता है। अगले दिन एलिसा और टॉड की शादी हो रही थी। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन एलिसा अंदर से बहुत कंफ्यूज थी, जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। इधर जेम्स की कार ठीक हो चुकी थी। वो चुपचाप वहाँ से चला गया, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर उसे कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर जेम्स हैरान रह गया। उसे रोड के बीचों बीच एलिसा खड़ी मिली, वो भी अपनी वेडिंग ड्रेस में। फिर एलिसा चुपचाप उसकी कार में आकर बैठ गई। जेम्स ने पूछा क्या उसने शादी कर ली? एलिसा ने सिर हिलाया, हाँ उसने कर ली, लेकिन वो वहाँ से भाग गई। दरअसल उसे कुछ समय और स्पेस चाहिए था। ये सुनकर भी जेम्स ने कुछ नहीं कहा। अब वो दोबारा साथ थे और जेम्स सोच रहा था इस रास्ते का अगला मोड़ क्या होगा। फिर वो एक रोड साइड डाइनर में रुके क्योंकि एलिसा को भूख लगी थी। अंदर वेटरेस उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए शादी की बधाई देने लगी। उसे लगा दोनों की अभी अभी शादी हुई है, लेकिन एलिसा ने उसे तुरंत ही मना कर दिया। लेकिन जेम्स को ये बात अंदर ही अंदर बहुत अच्छी लगी। जेम्स को एलिसा का साथ अच्छा लग रहा था, लेकिन एलिसा के मन में फिर से शक और गिल्ट भरने लगा था, जैसे उसने कोई गलती तो नहीं कर दी। जेम्स ने माहौल बदलने के लिए कहा कि उन्हें कुछ मजेदार करना चाहिए, जैसे वो पहले किया करते थे, लेकिन एलिसा ने साफ मना कर दिया। वो बोली अब वो पहले जैसी नहीं रही। अगर कुछ क्रेजी करना भी है तो कम से कम उसका बिल तो खुद भरो। ये बोलकर एलिसा गुस्से में बाहर चली गई। जेम्स ने जल्दी से पेमेंट की और उसके पीछे गया। तब एलिसा का गुस्सा फूट पड़ा। उसे पछतावा हो रहा था कि वो वापस क्यों आई। उसे जेम्स को दोबारा कभी नहीं देखना चाहिए था। एलिसा जेम्स को जाने कहती है। जेम्स ने दुख से पूछा तो फिर वो वापस क्यों आई? क्या वो उसे मिस कर रही थी या बस इसीलिए कि जेम्स उसे ढूंढ रहा था? एलिसा ने कहा वो जेम्स के लिए ही आई थी, लेकिन अब वो चाहती है कि जेम्स वापस चला जाए। लेकिन इसी बीच जेम्स की इलीगल पार्किंग में खड़ी कार को टो कर लिया गया। दोनों टो ट्रक के पीछे भागने लगे। जेम्स ने बताया कि उसके डैड की अस्थियां उस कार में है। उनके हार्ट अटैक के बाद से वही उनकी आखिरी
खरी निशानी है। तब एलिसा का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। फिर दोनों टो यार्ड पहुंचे, लेकिन ओनर कार देने के लिए बहुत सारे पैसे मांगने लगा। जेम्स के पास पैसे नहीं थे तो उसने कहा कि कम से कम वो उसे डैड की अस्थियां दे दे, लेकिन ओनर ने साफ मना कर दिया कि जब तक वो पूरे पैसे नहीं देंगे तब तक उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। एलिसा ने उसे साइड में खींच कर कहा कि रात में जब सब बंद हो जाएगा तब वो चुपके से अंदर घुसकर कार ले आएंगे। उसने चेन कटर दिखाया जो उसने चुपचाप पहले ही उठा लिया था। उसे अपने प्लान पर पूरा भरोसा था। फिर दोनों टो यार्ड के पास ही बैठ गए। फिर दोनों जेम्स के डैड के बारे में बात करते हैं। फिर एलिसा को नींद आने लगी और धीरे धीरे वो सो गई। जेम्स उसे देखता रहा। उसे दोनों की पिछली ट्रिप याद आने लगी। तब उसने एलिसा को धीरे से आई लव यू कहा, लेकिन तभी एलिसा की आंख खुल गई। उसने पूछा जेम्स ने क्या कहा, लेकिन जेम्स ने बात घुमा दी और अब उनके निकलने का टाइम हो गया था। फिर दोनों चुपके से फेंस काट कर टो यार्ड में घुसे। जेम्स ने अपनी कार ढूंढ ली। फिर दोनों जल्दी से कार में बैठे। वहाँ का अलार्म बजने लगा, लेकिन दोनों ने गेट तोड़कर कार निकाल ली और तेजी से वहाँ से भाग निकले। एक्साइटमेंट में दोनों हंसने लगे। एक पल के लिए सब कुछ फिर से पहले जैसा लगने लगा था, लेकिन कुछ देर बाद एलिसा को रोड के किनारे एक लड़की दिखाई दी। वो लिफ्ट मांग रही थी। एलिसा ने जेम्स से इंसिस्ट किया कि उन्हें उस लड़की को लिफ्ट देनी चाहिए, वरना उसे कोई गलत आदमी उठा सकता है। जेम्स को थोड़ी हिचकिचाहट हुई, लेकिन उसने कार रोक दी। लड़की ने अपना नाम बोनी बताया। बोनी वही है जो शुरुआत से उन्हें फॉलो कर रही है और उन्हें ब्लैकमेल भी कर चुकी है, लेकिन उन्हें ये बात पता नहीं थी। दोनों जैसे ही टो यार्ड से भागे, बोनी ने शॉर्टकट लिया और आगे जाकर खड़ी हो गई। जेम्स की कार में बैठने से पहले उसने चुपके से एक चाकू से टायर पंचर कर दिया। फिर मासूम बनकर पीछे की सीट पर बैठ गई। बोनी पूरे रास्ते चुप रही, जिससे जेम्स को कुछ गलत महसूस हुआ, लेकिन एलिसा को उस पर तरस आ रहा था, जैसे शायद जंगल में उसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा। लेकिन बोनी के दिमाग में एक ही बात थी कि इन दोनों ने ही उसके लवर प्रोफेसर क्लिफ को मारा है। तभी अचानक कार रुक गई। टायर पूरी तरह फ्लैट हो चुका था और स्पेयर टायर तो पहले ही यूज हो चुका है। जब एलिसा वहाँ से दूर गई तब बोनी ने जेम्स से कहा कि उसे प्यास लगी है। फिर जेम्स जैसे ही कार में पानी देखने लगा तब बोनी उस पर हमला करने तैयार हो गई, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही एलिसा वापस आ गई। एलिसा ने देखा कि थोड़ी दूर से स्मोक उठ रहा है, शायद वहाँ कोई रेस्टोरेंट या शेल्टर हो। अब कोई और रास्ता ना होने की वजह से तीनों ने कार को धकेलते हुए उस तरफ जाना शुरू किया। शेल्टर पर पहुँचते ही मोटल ओनर ने मुस्कुराकर उनका वेलकम किया। वो जगह काफी पुरानी थी, लेकिन एक रात रुकने के लिए ठीक ठाक लग रही थी। जेम्स सीधा टॉयलेट चला गया। वही एलिसा थोड़ी थकी हुई थी। उसने 2 रूम लिए, एक जेम्स के साथ खुद के लिए और दूसरा बोनी के लिए, लेकिन उनके पास उतने पैसे नहीं थे। तब बोनी ने आगे आकर पैसे देने का ऑफर दिया। उसने कहा कि ये उसकी तरफ से लिफ्ट के लिए एक छोटा सा थैंक यू है। एलिसा थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन फिर मान गई। बोनी का बर्ताव बाहर से ठीक लग रहा था, लेकिन साथ ही उसके साथ कुछ ठीक भी नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद रूम में जाते ही एलिसा ने देखा कि अंदर बस एक ही बेड है। जेम्स के चेहरे पर हल्की सी खुशी दिख रही थी, लेकिन एलिसा थोड़ी कंफ्यूज थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। माहौल अजीब सा था। एलिसा ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन रुक गई। फिर जेम्स ने चुप्पी तोड़ी और बोला उसे ये मोटल अच्छा लग रहा है। उसकी नजर डोर के पास दीवार पर गई, जहाँ की होल्डर के लिए तेज और नुकीले सिंग लगे थे। वही दूसरी तरफ बोनी अपने रूम में प्रैक्टिस कर रही थी। उसके हाथ में गन थी। वो प्रैक्टिस करती है कि कैसे वो जेम्स और एलिसा को कन्फ्रंट करेगी और अपने लवर के खून का बदला लेगी। लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही एलिसा और जेम्स ने उसके डोर पर नॉक किया। उन्होंने कहा कि क्यों ना वो सब मिलकर थोड़ी ड्रिंक और थोड़ा रिलैक्स करे। फिर तीनों बैठकर ड्रिंक करने लगे। तभी गज जो मोटल ओनर है वहाँ आया। वो थोड़ा अजीब और बेसब्र लग रहा था। उसे लगा था बोनी अकेली है, क्योंकि जेम्स और एलिसा तो एक शादीशुदा जोड़े जैसे लग रहे थे। उसने बोनी पर लाइन मारने की कोशिश की, लेकिन एलिसा ने तुरंत उसे रिजेक्ट कर दिया और उसे डांट कर भगा दिया। उधर जेम्स और एलिसा दोनों को अब बोनी का बर्ताव अजीब लगने लगा था, क्योंकि वो बिना रुके ड्रिंक कर रही थी, जैसे खुद को भुलाना चाहती हो। उन्हें अब शायद वो थोड़ी स्वीट भी लगने लगी थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तभी एलिसा को अपनी शादी की याद आने लगी कि कैसे वो सब कुछ छोड़कर आ गई। अपनी माँ, मेहमान, अपनी पूरी जिंदगी, और वो यहाँ है। ना ही उसके पास ज्यादा पैसे है। उसे लगने लगा था कि उसने बहुत गलत फैसला लिया है। अब यही सब उसे परेशान कर रहा था। इसीलिए थोड़ी देर बाद वो उठकर बाहर चली गई। इधर बोनी लगातार पिए जा रही थी। जेम्स ने उसे कुछ देर देखा, फिर जेम्स भी वहाँ से चला गया। जब वो रूम में आया तो एलिसा पहले से रूम में थी। उसे समझ में आ रहा था कि उसने अपने बर्ताव से जेम्स को कितना कंफ्यूज कर रखा है। बाद में दोनों फिर से बैठकर ड्रिंक करने लगे। माहौल में अब भी वही पुरानी टेंशन थी, वो अधूरी बातें, वो छुपे हुए जज्बात। तभी एलिसा अचानक बोली उसे जेम्स को किस करने का मन हो रहा है। फिर जैसे ही दोनों एक दूसरे के करीब आए, उनका अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रहा और दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। लेकिन दूसरी तरफ मोटल का मालिक गस फिर से बोनी के पास आया और उसे ड्रिंक ऑफर की। इस बार उसने जानबूझकर ड्रिंक में सेडेटिव मिला दिया था और बोनी ने भी कुछ भी जाने बिना एक सिप ले ली। गस अकेला और बहुत ज्यादा डेस्परेट था। वो बोनी को घूरने लगा। दरअसल वो इंतजार कर रहा था कि दवा कब असर करेगी, लेकिन बोनी को कुछ
अजीब महसूस हुआ। उसे गस की नजरों में उसके इरादे समझ में आ गए थे, इसीलिए वो बिना कुछ बोले वहाँ से उठकर चली गई। बोनी अभी अपने रूम में आई ही थी, लेकिन तभी गस बिना नॉक किए अंदर घुस आया। वो प्रिटेंड करता है कि वो रूम सर्विस देने आया है। वो बेशर्मों की तरह बेड पर बैठ गया और अपनी पैंट की जिप खोलने लगा। उसका उतावलापन साफ दिख रहा था। ये देखकर बोनी को घिन आने लगी। उसने गुस्से में तुरंत अपनी गन निकाल ली और गस पर तान दी। गन देखते ही गस डर गया और अपने हाथ ऊपर कर लिए। उसने डरते डरते कहा कि वो चला जाएगा, लेकिन तभी सेडेटिव असर करने लगा और बोनी को चक्कर आने लगे। अब गस ने उसकी तरफ बढ़ना शुरू किया। तब बोनी गन को साइड टेबल पर रखती है, लेकिन गन नीचे गिरकर फायर हो गई और सीधा गस के सिर में जा लगी। गन शॉट की आवाज बहुत तेज थी। दूसरे रूम में जेम्स और एलिसा जो अभी अभी करीब आ रहे थे, ये आवाज सुनकर चौंक गए। एलिसा तुरंत पीछे हट गई। उसके चेहरे पर गिल्ट साफ दिख रहा था। वो जेम्स को याद दिलाती है कि उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने जेम्स को बाथरूम में सोने कहा। जेम्स थोड़ा निराश हुआ, लेकिन वो बिना बहस किए बाथरूम में सोने मान गया। इस तरफ गस बोनी के ऊपर गिरा और बोनी पीछे दीवार से टकरा गई, लेकिन दीवार पर धारदार सिंग लगे थे। उसमें से एक सिंग बोनी के कमर में चुभ गई। उसका जख्म बहुत गहरा था। दर्द और सेडेटिव दोनों की वजह से बोनी बेहोश होकर गस की डेड बॉडी पर गिर गई। दूसरी तरफ जेम्स बाथरूम में लेटा हुआ था। वो उम्मीद कर रहा था कि उसके और एलिसा के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। वही एलिसा बेड पर बैठी थी। वो बहुत कुछ सोच रही थी। दरअसल उसे पछतावा हो रहा था कि उसने सब कुछ छोड़कर ये रास्ता क्यों चुना। अब सुबह होते ही बोनी की नींद खुली। तब उसने देखा कि वो गस की लाश के ऊपर है। ये देखकर वो बहुत शॉक थी और याद करने की कोशिश कर रही थी कि कल रात क्या हुआ था। वही एलिसा भी अपने डिसीजन को लेकर परेशान थी। वही जेम्स रात की बातों को याद करके थोड़ा खुश दिख रहा था। जेम्स जब बाहर आया तो उसे दिखाई दिया कि एलिसा कमरे में नहीं है। वही एलिसा कुछ खाने के लिए रिसेप्शन पर आई थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर जेम्स भी वहाँ आ गया, लेकिन अब उन्हें शक होने लगा, इसीलिए वो बोनी के कमरे की तरफ गए। अंदर बोनी गस की डेड बॉडी को अलमारी में छुपा रही थी। तभी जेम्स बोनी से कुछ पैसे मांगता है ताकि कार ठीक करवा सके। बोनी पैसे देने मान गई और पैसे लाने अंदर गई। उसके जाते हुए जेम्स मजाक में एलिसा से कहता है कि शायद रात में बोनी अकेली नहीं थी। दोनों हंसने लगते हैं। फिर पैसे लेकर वो कार रिपेयर करवाने निकल पड़े, लेकिन एलिसा को अब भी बेचैनी हो रही थी। उसे लग रहा था कि ये जगह कुछ ठीक नहीं है। फिर तीनों वापस कार में बैठकर अपना सफर शुरू करते हैं। रास्ते में जेम्स बोनी से पूछता है कि उसे कहाँ छोड़ना है। बोनी कहती है कि उसकी सिस्टर का घर पास ही है। फिर जेम्स उस तरफ गाड़ी ले जाने लगा। फिर बोनी ने चुपचाप एलिसा का वेडिंग स्कार्फ चुराकर अपने बैग में छुपा लिया। तभी अचानक बोनी को उल्टी जैसा महसूस होने लगा। दरअसल पिछली रात की यादें उसके दिमाग में घूम रही थी। वो तुरंत कार से उतरकर उल्टी करने लगी। वही जेम्स बार बार कल रात की बात याद करने लगा। दरअसल जेम्स एलिसा से उस किस के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन एलिसा हर बार बात बदल देती है और साफ साफ बोलती है कि उसे वो सब डिस्कस नहीं करना। फिर बोनी कहती है कि उसे तुरंत केमिस्ट की दुकान पर जाना है। तीनों केमिस्ट की दुकान पर पहुंचे। अंदर बोनी बहुत सारी पेन किलर और दवाइयाँ खरीदने लगी, लेकिन केमिस्ट को उसके कपड़ों पर खून दिखाई दिया। उसे लगता है बोनी के साथ कुछ बुरा हुआ होगा। वो खुद को फेमिनिस्ट बताकर बोनी की मदद करने की कोशिश करता है और पूछता है कि क्या वो कुछ बताना चाहती है, लेकिन बोनी कुछ नहीं बताती। बस इतना पूछती है कि वॉशरूम कहाँ है। फिर वॉशरूम के अंदर चली गई। वॉशरूम में वो अपना घाव साफ करने लगी। तब उसने अपनी गन भी वही रख दी और खुद को पट्टी करने लगी। वही बाहर एलिसा जेम्स को जाकर बोनी को देखने कहती है कि वो इतनी देर से बाहर क्यों नहीं आई। तब जेम्स केमिस्ट के पास गया। केमिस्ट समझता है कि शायद जेम्स ने ही बोनी को चोट पहुंचाई है। वो इशारों में जेम्स पर शक करता है, लेकिन सीधे सीधे कुछ नहीं कहता। उसकी बातें सुनकर जेम्स चिढ़ गया। उसने कहा कि बोनी तो यहीं पर आई थी, लेकिन केमिस्ट कहता है कि यहाँ कोई बोनी नहीं आई। तब जेम्स बाहर आ गया और एलिसा को बताने लगा कि केमिस्ट बोल रहा है कि बोनी तो कभी वहाँ आई ही नहीं। लेकिन तभी अचानक बोनी वहाँ आकर खड़ी हो गई। वो एकदम नॉर्मल लग रही थी। बोनी ने कहा कि उसे बहुत भूख लगी है, इसीलिए वो पास ही के रेस्टोरेंट में चले गए। वहाँ उन्होंने खाना ऑर्डर किया और ऐसे बिहेव करने लगे जैसे सब कुछ ठीक हो। जेम्स बात बदलने के लिए रेस्टोरेंट की घूमने वाली टेबल की बात करने लगा। फिर बोनी से पूछा कि उसका बॉयफ्रेंड कौन है। पहले तो बोनी ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन बाद में कहा कि उसका खून हो चुका है। मर्डर शब्द सुनते ही एलिसा को प्रोफेसर क्लिफ की याद आ गई। उसका मूड एकदम से खराब हो गया। तब अचानक उसने कहा कि खाना पैक करवा लो, वो रास्ते में खा लेंगे। उसे वहाँ से जल्दी निकलना है। तब वो बिना कुछ कहे अपना खाना लेकर निकलने लगे। तभी अचानक बोनी को याद आया कि वो अपनी गन तो वॉशरूम में ही भूल गई। तब वो तुरंत घबराकर केमिस्ट के वॉशरूम में आई, लेकिन वहाँ अब गन नहीं थी। घबराकर वो फार्मासिस्ट के पास गई और उससे सीधा अपनी गन के बारे में पूछा। तब फार्मासिस्ट शांति से उसे समझाने की कोशिश करने लगा। वो कहता है कि वो समझता है कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन वायलेंस सोल्यूशन नहीं होता। उसने बताया कि उसने पुलिस को कॉल नहीं किया और वो सच में बोनी की मदद करना चाहता है, लेकिन बोनी को उसकी सिंपैथी नहीं चाहिए। उसने अपनी पॉकेट से एक चाकू निकाला और गुस्से में फार्मासिस्ट से अपनी गन मांगी। फार्मासिस्ट डर से कांपने लगा। वो जल्दी से गन निकाल कर उसे वापस कर देता है। जब बोनी ने गन उस पर तानी तो डर कर उसने वहीं पर मूद दिया
दिया। तब बोनी गन अपने बैग में रखकर बिना कुछ कहे वहाँ से निकल गई। वही बाहर जेम्स अब हिम्मत जुटाकर एलिसा से पूछ ही लेता है कि आखिर एलिसा उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है, खासकर कल उनके किस करने के बाद से। एलिसा कहती है उसकी वजह भी जेम्स ही है, शायद इसीलिए क्योंकि जेम्स ने उसे धोखा दिया था। एक ब्रेकअप लेटर लिखकर जेम्स ने उसे अकेला छोड़ दिया। ये सुनकर जेम्स एकदम शॉक रह गया। वो सच बता देता है कि वो लेटर उसने अपनी मर्जी से नहीं लिखा था, दरअसल उसे एलिसा की माँ ने मजबूर किया था। एलिसा ने चुपचाप सब कुछ सुना। उसे सच सुनकर काफी धक्का लगा था, लेकिन उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो बिना कुछ कहे कार में बैठ गई। जेम्स पछतावे में घुट रहा था। वो चुप्पी तोड़ते हुए एलिसा से माफी मांगता है, लेकिन एलिसा ने कहा कि क्या एक सॉरी सब कुछ ठीक कर देगा। जेम्स जानता था कि एलिसा सही बोल रही है। वो कहता है कि वो जानता है कि सब कुछ फिर से ठीक नहीं होगा, लेकिन ये सिर्फ एलिसा का नहीं बल्कि उसका भी सफर था और उसने भी बहुत कुछ झेला है। लेकिन एलिसा ने बहुत बुरे अंदाज में जवाब दिया कि उनके बीच जो भी था अब सब खत्म हो चुका है। ये सुनते ही जेम्स ने बिना कुछ कहे बोनी का खाना सड़क पर रख दिया और एलिसा को घर छोड़ने निकल पड़ा। फिर जब बोनी बाहर आई और देखा कि उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया है तो उसे गुस्सा और हैरानी दोनों होने लगी। फिर जेम्स ने एलिसा को उसके घर के पास छोड़ दिया। एलिसा अंदर गई। पछतावा उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। वो अपनी माँ और अपनी आंटी दोनों से माफी मांगती है और कहती है कि वो शादी का सारा खर्चा चुका देगी। उसे अपने किए पर शर्मिंदगी हो रही थी। उसकी आंटी बस इतना कहती है कि वो जाकर कपड़े बदल ले और अपनी माँ को ज्यादा परेशान न करे। उधर बोनी ने एक टैक्सी ली और उस जंगल में वापस आई जहाँ उसकी कार खड़ी थी। उसने कुछ पेन किलर खाई और फिर बिना समय गवाए एलिसा के घर की तरफ निकल पड़ी। दूसरी तरफ आंटी ली जेम्स के पास आई और कहा कि वो हमेशा के लिए यहाँ अपनी कार पार्क नहीं कर सकता, उसे आगे बढ़ना होगा। जेम्स को लगता है कि अब उसके पास कुछ नहीं है और ना ही उसके पास जाने के लिए कोई जगह है। ली उसे उसके पिता की अस्थियों की याद दिलाती है क्योंकि वो हमेशा अस्थियों को अपने पास नहीं रख सकता। ये सुनकर जेम्स सोच में पड़ गया। वो कहता है कि उसे नहीं पता कि अस्थियों को कहाँ विसर्जन करे। तब ली सलाह देती है कि उसे अस्थियों का वहाँ विसर्जन करना चाहिए जहाँ उसके माँ बाप पहली बार मिले थे। अब जेम्स को जैसे कोई रास्ता मिल गया था। पहली बार उसे लगा कि उसके पास फिर से कोई पर्पज है। अब वो सब कुछ छोड़कर फिर से सफर शुरू करता है। दूसरी तरफ एलिसा अपने हस्बैंड टॉड से मिली जो जंगल में एक कुर्सी पर बैठा था। एलिसा उससे माफी मांगती है, लेकिन टॉड पहले से गुस्से में था। वो उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि वो उनके लिए एक नया घर बनवा रहा है जहाँ वो सब फिर से शुरू कर सके। लेकिन एलिसा अचानक कहती है कि उसे तलाक चाहिए। उसे लग रहा था कि वो अभी शादी के लिए मेंटली तैयार नहीं है। ये सुनकर टॉड गुस्से में आ गया। उसे समझ नहीं आता कि एलिसा अब ये सब क्यों बोल रही है। आखिरकार शादी के लिए हाँ तो एलिसा ने ही की थी। उसी समय जेम्स जो अब अपनी जिंदगी में धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो अपनी कार से जा रहा था। तभी एक जगह रुकने पर अचानक उसकी नजर बोनी पर पड़ी। बोनी स्पीड से एलिसा के घर की तरफ जा रही थी। तब जेम्स के दिमाग में एक सवाल आता है कि अगर बोनी के पास कार थी तो उसने लिफ्ट क्यों मांगी थी और वो अपनी बहन के घर भी नहीं गई थी, तो अब वो एलिसा के घर क्यों जा रही है। जेम्स को कुछ गड़बड़ लगने लगी। उसका शक और गहरा हो गया और वो बिना समय गवाए अपनी कार मोड़कर बोनी का पीछा करने लगा। उधर बोनी एलिसा के घर पहुंची और उसकी माँ से एलिसा के बारे में पूछा। उसकी माँ को बोनी के इरादों का कोई अंदाजा नहीं था, इसीलिए उन्होंने बता दिया कि एलिसा घर पर नहीं है। दूर से जेम्स ये सब देख रहा था। ये देखकर उसकी फिक्र और बढ़ गई क्योंकि उन्होंने बोनी को कभी एलिसा का एड्रेस नहीं बताया था। जेम्स समझ गया उसे जल्दी ही कुछ करना होगा। फिर बोनी ने कार मोड़कर एलिसा के घर के पास पार्क कर दी और उसका इंतजार करने लगी। जब एलिसा वहाँ पहुंची तब जेम्स चुपचाप उस पर नजर रखने लगा। फिर एलिसा कैफे में काम कर रही थी, लेकिन कुछ काटते समय उसकी उंगली कट गई। खून देखकर उसे अचानक प्रोफेसर क्लिफ से जुड़ी भयानक यादें आने लगी। एलिसा उन्हीं ख्यालों में उलझी हुई थी। तभी उसका एक कोवर्कर जल्दी छुट्टी मांगता है क्योंकि आज ज्यादा भीड़ नहीं है। एलिसा उसे हाँ कर देती है और कहती है कि वो सब कुछ अकेले ही संभाल लेगी। बाहर से ये सब देखकर बोनी को मौका मिल गया। अब जब कैफे लगभग खाली हो गया था, बोनी ने अपनी गन उठाई और एलिसा की तरफ बढ़ने लगी। उसके दूसरे हाथ में एलिसा की शादी की ड्रेस की स्कार्फ थी। जेम्स भी चुपचाप उसका पीछा कर रहा था। कार में उसे प्रोफेसर क्लिफ की किताब मिली। किताब खोलने पर उसकी नजर एक ऑटोग्राफ पर गई जिसमें लिखा था कि क्लिफ बोनी से बहुत प्यार करता है। उसी पल जेम्स को सब कुछ समझ में आ गया। उसे एहसास हुआ कि एलिसा बहुत बड़े खतरे में है। बिना देर किए जेम्स तेजी से कैफे की तरफ भागने लगा। उधर बोनी कैफे में पहुंची और सीधा एलिसा के पास जाकर कहा कि वो उसकी स्कार्फ लौटाने आई है। एलिसा हैरान होकर पूछती है कि बोनी को उसका एड्रेस कैसे मिला। बोनी झूठ बोलती है कि जेम्स ने उसे बताया। एलिसा ने उसे ड्रिंक ऑफर की। अब सिचुएशन को नॉर्मल रखने के लिए बोनी ने हाँ कर दी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होते। वही जेम्स चुपके से और पिछले रास्ते से कैफे के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसने अंदर झांका, उसकी नजर बोनी की गन पर गई। वो तुरंत 911 पर कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल बहुत खराब था। वही अंदर बोनी एलिसा से सीधे सीधे उस रात के बारे में पूछने लगी कि असल में क्या हुआ था। वो धीरे से टेबल के नीचे से गन निकाल कर उस पर तान देती है। एलिसा पूछती है कि क्या उसने
ही वो बुलेट भेजी थी। बोनी मान लेती है और फिर पूछती है कि उसने और जेम्स ने मिलकर प्रोफेसर क्लिफ को क्यों मारा। एलिसा अब भी खुद को संभाले हुए है। वो कहती है कि उनका क्लिफ को मारने का कोई इरादा नहीं था। वो सब बताती है कि कैसे वो बस घर के अंदर घुसे, लेकिन फिर क्लिव अचानक बेडरूम में आ गया। क्लिव ने दरवाजा बंद किया और एलिसा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन बोनी यकीन करने तैयार नहीं थी। उसे लग रहा था एलिसा झूठ बोल रही है। तभी बाहर एक पुलिस कार आकर रुकी। ये देखकर बोनी घबरा गई। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। वो एलिसा से पूछती है कि पुलिस क्यों आई है। एलिसा शांत रहने की कोशिश करती है और कहती है कि उसे नहीं पता, क्योंकि वो तो बोनी के सामने ही खड़ी है। तब बोनी ने गन को और कस के पकड़ लिया और उसे वार्निंग दी कि अगर एलिसा ने कोई चालाकी की तो वो उसे और पुलिस वाले दोनों को मार देगी। एलिसा के पास और कोई रास्ता नहीं था, उसे एक्टिंग करनी पड़ती है। पुलिस वाला अंदर आता है। तभी जेम्स चुपके से बाथरूम की विंडो से अंदर घुस चुका था और किचन में छुपकर चाकू पकड़े खड़ा था। ऑफिसर कैफे में इधर उधर देखता है। बोनी आराम से टेबल पर बैठी थी। एलिसा एक तरफ खड़ी थी। वो बाहर से शांत लेकिन अंदर से काफी टेंस थी। ऑफिसर बताता है कि उसे एक इमरजेंसी कॉल मिली थी। एलिसा अब कहती है कि उसने कोई कॉल नहीं की। तभी ऑफिसर की नजर काउंटर पर रखे एक ताजे पाए पर पड़ी। वो एक स्लाइस ऑर्डर करके और आराम से बैठकर उसे खाने लगा। उसी समय एलिसा की नजर किचन की तरफ गई और उसे वहाँ जेम्स दिखाई दिया। एलिसा के चेहरे पर डर और उम्मीद दोनों आ गए थे। ऑफिसर खाते खाते बात करने लगा। उसने कहा कि एक मोटल ओनर जिसका नाम गस था, उसे उसकी वार्डरोब में मरा हुआ पाया गया। उसे गोली लगी थी। ये सुनकर एलिसा की आंखें चौड़ी हो गई। उसे समझ में आ गया कि बोनी ने ही उसे मारा होगा। एलिसा ऑफिसर को हेल्प मी लिखकर एक नोट देने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसने पैसे लौटाए ऑफिसर ने मना कर दिया और कहा कि चेंज रख लो। एलिसा मजबूरी में पैसे वापस ले लेती है, लेकिन जैसे ही ऑफिसर बाहर निकलने लगा उसकी नजर बोनी की गन पर पड़ गई। उसे सब कुछ समझ में आ गया। बोनी अब एलिसा को कहती है कि वो सामने का दरवाजा लॉक कर दे ताकि कोई अंदर या बाहर न जा सके। फिर वो जेम्स के बारे में पूछती है। एलिसा झूठ बोलती है कि वो यहाँ नहीं है, वो जा चुका है। लेकिन तभी जेम्स के हाथ से गलती से नाइफ गिर गया। तब बोनी आवाज सुनकर किचन में देखने गई। उसे यकीन हो गया था कि अंदर जरूर कोई है। किचन में उसे जेम्स छुपा हुआ मिला। फिर उसने दोनों को बाहर आने कहा। वही बाहर ऑफिसर जल्दी से अपने रेडियो पर इमरजेंसी बैकअप मंगवाता है। वही अंदर बोनी गुस्से में चिल्लाने लगी। वो जानना चाहती थी कि उन्होंने क्लिफ को क्यों मारा। वो कहती है कि क्लिफ ही अकेला था जिसने उसे सच में चाहा था। एलिसा उसे समझाने की कोशिश करती है कि बोनी की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई। क्लिफ बाकी लड़कियों के साथ जो करता था वो उसके साथ भी कर सकता था, लेकिन बोनी यकीन नहीं करती। उसके दिमाग में क्लिफ के साथ बिताए पल और क्लिफ के साथ बाकी लड़कियों की यादें घूमने लगी, लेकिन सच्चाई को मानना उसके लिए मुश्किल था। अब बोनी गुस्से में एलिसा पर हमला करने वाली थी, लेकिन जेम्स ने एलिसा को बचाने के लिए बताया कि क्लिफ को एलिसा ने नहीं बल्कि उसने मारा था। वो बोनी से एलिसा की जान बख्शने की भीख मांगता है, लेकिन बोनी मानने को तैयार नहीं होती। वो कहती है कि किसी न किसी को तो सजा मिलनी ही चाहिए। एलिसा वैसे भी बहुत पेन में थी। वो कहती है कि वो हर दिन उस पल की सजा झेल रही है। उसे रोज क्लिफ के मरने के सपने आते हैं, लेकिन ये सच है कि क्लिफ लड़कियों के साथ क्या करता था। वो एक सीरियल किलर था। उसके वीडियो है जो ये साबित करते हैं कि एलिसा सच बोल रही है। ये सुनकर बोनी की पकड़ ढीली पड़ने लगी, जैसे सारी सच्चाई उस पर टूट पड़ी हो। ये सब जानकर वो अंदर से टूट गई। उसने गन खुद पर तान लिया, लेकिन इससे पहले कि वो ट्रिगर दबा पाए एलिसा और जेम्स ने मिलकर उसे पकड़ लिया और एलिसा ने बोनी के हाथ से गन छीनकर दूर फेंक दी। फिर बोनी जमीन पर जोर जोर से रोने लगी। फिर थोड़ी देर बाद पुलिस की बहुत सारी कार भी वहाँ आ गई। अब अगले सीन में एलिसा, उसका परिवार पुलिस स्टेशन में थे। वहाँ दोनों अपनी स्टेटमेंट देते हैं। एलिसा थकी हुई सी एक बेंच पर बैठी थी। तभी उसे प्रोफेसर क्लिफ दूर खड़ा दिखाई दिया। वो घबराकर पलट गई। वही जेम्स ऑफिसर को पूरी कहानी बताता है। ऑफिसर उसे भरोसा देते हैं क्योंकि बोनी ने खुद से सब कुछ कन्फेस कर लिया है। फिर जेम्स बाहर आया, लेकिन तभी ली उसे एक नोट देती है। वो एलिसा का नोट था जिसमें लिखा था कि वो जल्दी ही लौट आएगी और ली से कहा था कि जेम्स का ख्याल रखना। लेकिन ये पढ़कर जेम्स घबरा गया। समय गवाए बिना वो अपनी कार से एलिसा को ढूंढने निकल पड़ा। पहले वो एलिसा के घर गया, लेकिन एलिसा वहाँ नहीं होती। फिर वो कैफे और कैफे का केबिन चेक करता है, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। अब उसकी आखिरी उम्मीद टॉड का घर था। वो टॉड के घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाता है, लेकिन टॉड कहता है कि एलिसा यहाँ भी नहीं आई। जेम्स को अब डर लगने लगा था कि कहीं एलिसा ने अपने साथ कुछ गलत तो नहीं कर लिया। तभी उसे एक बात याद आई। एलिसा ने बोनी से कहा था कि वो हमेशा क्लिफ के घर में खुद को कैद महसूस करती है। जेम्स को लगता है कि शायद एलिसा क्लिफ के घर गई हो। उधर एलिसा प्रोफेसर क्लिफ के घर पहुंची। वो घर अब बिकने वाला है और पूरी तरह से खाली है, लेकिन उस जगह पर अब भी एलिसा की यादें जिंदा है। वो बेडरूम में गई, फिर एक जगह बैठकर रोने लगी, लेकिन फिर वो खुद को संभाल कर बाहर आती है। फिर स्विमिंग पूल के किनारे जाकर पूल में उतर गई। वही जेम्स क्लिफ के घर पहुंचा। अंदर जाने पर उसे एलिसा की जैकेट दिखाई दी। जेम्स एलिसा का नाम पुकारने लगा। फिर कुछ देर बाद एलिसा ने जवाब दिया। तब जाकर जेम्स ने राहत की सांस ली। वो उसे सही सलामत देखकर शांत होता है। जेम्स पूछता है कि वो
वो भीगी हुई क्यों है। एलिसा ने कहा कि वो स्विमिंग कर रही थी। फिर जेम्स ने थोड़ा घबराते हुए पूछा कि उसने जो नोट लिखा था उसमें ली से कहा था कि वो जेम्स का ख्याल रखे, उसने ऐसा क्यों लिखा। एलिसा समझ गई कि वो कितना डर गया था। वो आराम से माफी मांग कर कहती है कि उसका इरादा डराने का नहीं था, जैसे उसने जेम्स के दिल में बैठा डर पढ़ लिया हो। वो पक्का करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कभी अपनी जान नहीं देगी। फिर दोनों एक पुल के नीचे पहुंचे जहाँ जेम्स अपने पिता की राख बहाने आया था। वो बताता है कि कभी ये जगह एक पार्क हुआ करती थी जहाँ उसके माता पिता पहली बार मिले थे। वो राख उड़ाता है लेकिन हवा में नमी होने के कारण अस्थियां गीली हो गई थी। कुछ देर दोनों चुप रहते हैं। फिर एलिसा कहती है कि उसे भूख लगी है। फिर दोनों एक छोटे से रोड साइड ओपन कैफे में गए। खाना खाते हुए एलिसा कुछ देर चुप रही। फिर कहा कि उस दिन टॉय यार्ड के बाहर उसने जो सुना था उसे सब याद है। जेम्स प्रिटेंड करता है जैसे उसे याद नहीं, लेकिन एलिसा जानती है कि उसे याद है। वो कहती है कि जेम्स ने आई लव यू कहा था। फिर खुद कहती है कि वो भी जेम्स से प्यार करती है। जेम्स बाहर से ज्यादा रिएक्शन नहीं देता, लेकिन अंदर से उसकी खुशी झलक रही थी। एलिसा कहती है उसे थोड़ा समय चाहिए खुद को ठीक करने के लिए। जेम्स बिना किसी बहस से सब ध्यान से सुनता है, जैसे बोल रहा हो जैसा तुम चाहो। फिर एलिसा चुपचाप अपना हाथ उसके हाथ पर रखती है। जेम्स मुस्कुराता है। वो दोनों वही बेंच पर पहाड़ों की ओर देखते हुए शांत मौसम के बीच बस बैठे रहते हैं और ये सीजन भी यही खत्म होता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये एक्सप्लेनेशन मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इतनी ही बड़ी वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और ऐसे और भी अमेजिंग एक्सप्लेनेशंस के वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।